हेलो दोस्तों, एनडीसी ईडीयू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश और देशांतर का उपयोग क्या है। अक्षांश और देशांतर है, इनका उपयोग किसी भी देश के सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है किसी भी देश के क्षेत्रफल के निर्धारण में इन दोनों को काम में लिया जाता है, क्योंकि धरातलीय जो दूरियां हैं वो काफ़ी अधिक होती हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल की जो गणना की जाती है, किसी भी देश के क्षेत्रफल की गणना वो उस देश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर ही की जाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम अक्षांशों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में देशांतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश हैं वो मानचित्र पर सामान्य रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं, या एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो आडी रेखाएं खींची जाती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। ग्लोब पर अगर हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, तो ग्लोब के ऊपर जो अक्षांश रेखा है, इनमें जो काल्पनिक रेखा होती है, सबसे मध्य में जो काल्पनिक रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम किसके नाम से भी जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से। इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रेखा है हमारी संपूर्ण पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण में 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा इसीलिए कहते हैं। ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। दूसरा, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त जिस अक्षांश का बनता है वो 0 डिग्री अक्षांश का ही बनता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा वृत्त बनने के कारण इस अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। कौन सी रेखा भी कहा जाता है? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अक्षांश हैं ये संपूर्ण पृथ्वी को जलवायु कटिबंध में भी विभाजित करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम अक्षांशों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जो भी अक्षांश होती हैं, अक्षांश की अगर हम विशेषताएं देखें, पहली विशेषता है अक्षांश जो रेखाएं हैं इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। अक्षांश की विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता ये है कि इनकी गणना की बात करें तो अक्षांश की जो गणना की जाती है वो डिग्री, मिनट व सेकंड में की जाती है। डिग्री, मिनट व सेकंड में की जाती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी कि अक्षांश से और देशांतर है इनकी गणना किस में की जाती है, तो इनकी गणना डिग्री, मिनट व सेकंड में की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कर्क रेखा का मान कितना है, जैसे कर्क रेखा का मान है वो 23.5 डिग्री, तो इसको हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। इसके अलावा अक्षांश रेखाओं की दूसरी विशेषता है ये मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि एक तरफ से जो मानचित्र पर आडी रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं, वो कौन सी रेखाएं होती हैं? वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसके अलावा तीसरी विशेषता देखते हैं तो अक्षांश से जो काल्पनिक अक्षांशों की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी विशेषता है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की मध्य की दूरी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, और ये सभी अक्षांशों के मध्य समान होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, और ये सभी अक्षांशों के मध्य ये दूरी कैसी होती है? समान होती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि आपके घर की दूरी, आप 8 डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित हैं और यहाँ से आपके घर है वो 8 डिग्री अक्षांश पर है, 8 डिग्री अक्षांश पर है, चाहे वो उत्तरी अक्षांश ले लो चाहे वो दक्षिण अक्षांश ले लो, और यहाँ से आपको 12 डिग्री अक्षांश पर जाना है।
12 डिग्री अक्षांश पर स्थित कोई घर है या कोई शहर है, वहाँ पर आपको जाना है, तो आप कितनी दूरी तय करेंगे? ऐसी स्थिति में एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। और दोनों अक्षांशों के दोनों क्षेत्रों के मध्य अक्षांशीय अंतर कितना है? 12 - 8 कितने डिग्री का है? 4 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। 4 को गुणा करेंगे हम 111 से तो कितनी हो जाएगी? 444 किलोमीटर की दूरी। यानी कि हम जिस स्थान पर जाएंगे अक्षांशीय दूरी के आधार पर, वो स्थान हमारे घर से कितनी दूरी पर होगा? 444 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और सभी अक्षांशों के मध्य वो समान होती है, चाहे वो 0 से 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पूछे, चाहे वो 88 से 89 उत्तरी अक्षांश के मध्य पूछे, चाहे वो 66 से 67 दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूछे। इसके बाद में हम बात करते हैं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है उसे डॉप्सन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डॉप्सन कहा जाता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी को डॉप्सन कहा जाता है। इसके अलावा अक्षांशों की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश होती है। सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी है? 90 डिग्री। उत्तरी अक्षांश जिसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, जो उत्तर की ओर होता है। और नीचे की तरफ दक्षिण गोलार्ध में भी 90 डिग्री अक्षांश है, जिसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। विश्व में कुल अक्षांश रेखाओं की अगर बात करते हैं तो ध्रुवों को अगर हम अक्षांश रेखा माने तो इनकी संख्या 181 है। और अगर कुल अक्षांशों की बात करें तब जो ध्रुव हैं इन ध्रुवों को एक पॉइंट के रूप में माना जाता है, केंद्र के रूप में। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179 है। तो कुल अक्षांश तो कितने हैं? 179। और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 181। अक्षांश से हैं, इनके आधार पर ही जो विश्व की जलवायु है, विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 प्रधान अक्षांश रेखाएं हैं, जिनमें पहली प्रधान अक्षांश रेखा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये प्रधान अक्षांश रेखा है जो संपूर्ण पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण में बराबर 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। यह विश्व के लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा है वो विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? विश्व के 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके अलावा अगर हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा है, इसे अफ्रीका महाद्वीप की जो लिम्पोपो नदी है ये 2 बार पार करती है। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश की जो जायरे नदी है, कांगो देश में एक नदी है कांगो नदी, वो इसे कितने बार पार करती है? 2 बार पार करती है बराबर, विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को, और संपूर्ण पृथ्वी को ये बराबर 2 भागों में बांटती है। इसके बाद में दूसरी जो प्रधान रेखा है वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा की अगर हम बात करते हैं तो इस रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा को किसके नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, इसे किसके नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और इस रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये रेखा है मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बराबर 2 भागों में बांटती है। यानी कि कौन सा महाद्वीप है जिसके बिल्कुल मध्य से मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीपीय देश है, ये एक महाद्वीप भी है और ये एक देश भी है। इसको बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? मकर रेखा है। मकर रेखा को अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो लिम्पोपो नदी है ये 2 बार पार करती है। लिम्पोपो नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह नदी इस मकर रेखा को, जो काल्पनिक रेखा है, इसे 2 बार पार करती है। इसके मानचित्र पर ग्लोब पर जो उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा को कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा जो कि विश्व मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा है ये भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है, यानी कि भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली रेखा, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है
वो कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और ये कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक है रामझा के 6 पंगु मित्र। रामझा के 6 पंगु मित्र। यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं भारत के, जहाँ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा हमारे राज्य राजस्थान से भी गुजरती है। और राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा है, इस बांसवाड़ा के जो कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से कौन सी रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से है वो कर्क रेखा गुजरती है, जो डूंगरपुर जिले का चिखली गांव है उसकी सीमा को छूते हुए गुजरती है। डूंगरपुर जो राजस्थान का जिला है, इसका जो चिखली गांव है, इस चिखली गांव की सीमा को छूते हुए राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान के ही बांसवाड़ा जिले के अंदर माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यानी कि राजस्थान के बांसवाड़ा में जो माही नदी है, यह माही नदी इस कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई जिस राज्य में है वो राज्य राजस्थान है। और यहाँ पर कर्क रेखा की जो लंबाई है वो मात्र 26 किलोमीटर है। इसके अलावा सर्वाधिक जो कर्क रेखा की लंबाई भारत में है वो राज्य है मध्य प्रदेश। इस प्रकार से कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ये भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में सर्वाधिक जो कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम राजस्थान में है। इसके बाद में हम बात करते हैं माही नदी से 2 बार पार करती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही। भूमध्य रेखा को बराबर 2 बार पार करने वाली नदी है कांगो। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है लिम्पापू। कर्क रेखा है, यह विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? 18 देशों से होकर गुजरती है। ऐसे ही भूमध्य रेखा है, यह विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा की बात करते हैं तो यह विश्व के 11 देशों से होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अक्षांशों की, तो अक्षांशों के अंदर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांशों के मध्य की जो दूरी थी वो 111 किलोमीटर है, जो सभी के मध्य समान होती है। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो है 12,756 किलोमीटर। कहीं पर ये 12,757 किलोमीटर भी मिलेगी। एनसीईआरटी ने इससे 12,757 किलोमीटर माना है। तो ये भूमध्य रेखा की लंबाई है। जबकि ध्रुवों पर जो 90 डिग्री अक्षांश है, ध्रुवों पर जो 90 डिग्री अक्षांश है, ध्रुवों पर जो पृथ्वी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 12,714 किलोमीटर। यानी कि ध्रुवों पर जो अक्षांश है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी है? 12,714 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर इसकी अधिकतम जो लंबाई है वो कितनी है? 12,757 किलोमीटर। ऐसी स्थिति के अंदर 12,713 किलोमीटर, ऐसी स्थिति के अंदर इन दोनों के मध्य का अंतर देखा जाए, यानी कि ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा के ऊपर जो अक्षांशों की मध्य जो लंबाई का अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर है। कितना है? 43 किलोमीटर है। इसके अलावा हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो जलवायु कटिबंध को ये किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। देखो,
ग्लोब के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हैं इनमें बिल्कुल मध्य से जो गुजरने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके बाद में उत्तर की तरफ कर्क रेखा, फिर आर्कटिक वृत्त और फिर ध्रुव है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये विश्व को जलवायु कटिबंध में किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, किस प्रकार से विभाजित करती हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसके दोनों ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। इन दोनों के मध्य जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी कि इनके मध्य की जो जलवायु है उसको कौन सी जलवायु माना गया है? उष्णकटिबंधीय जलवायु माना गया है। इसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे की तरफ 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त नाम दिया गया है, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त नाम दिया गया है। तो 23.5 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांश है, इनके मध्य की जो जलवायु है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु माना जाता है। यहाँ पर जलवायु का कौन सा प्रकार पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रकार पाया जाता है दोनों ही गोलार्धों में। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, नीचे की तरफ 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव है और इनके मध्य की जो जलवायु है 66.5 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जो जलवायु पाई जाती है वो शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार अगर हम अक्षांशों की बात करते हैं तो अक्षांश है ये विश्व की जो जलवायु है इस जलवायु को इन 3 कटिबंधों में विभाजित करते हैं। 0 डिग्री से दोनों ओर 23.5 डिग्री तक जो जलवायु पाई जाती है, 23.5 डिग्री अक्षांशों तक जो जलवायु पाई जाती है उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। 23.5 डिग्री अक्षांशों से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो जलवायु पाई जाती है उस जलवायु को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए 66.5 डिग्री से 90 डिग्री जो अक्षांश हैं इन अक्षांशों के मध्य जो जलवायु पाई जाती है इस जलवायु को शीत कटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हम कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा है इनके बारे में, इन प्रधान अक्षांश रेखाओं की जो विशेषताएं थी इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों प्रधान अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यानी कि विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से ये तीनों प्रधान अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं। ऐसी स्थिति में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से लगभग उसका आधा से अधिक भाग है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, यानी कि आधे से अधिक उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। यही कारण है कि इतना अधिक विशाल क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ पर ही भारत में विश्व के सबसे बड़े जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप को बराबर 2 भागों में बांटती है। अफ्रीका महाद्वीप एवं संपूर्ण पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा है। इस प्रकार ये सभी अक्षांश थे जिनके बारे में हमने अक्षांशों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम
विश्व मानचित्र पर अध्ययन करेंगे देशांतरों के बारे में। देखो, अक्षांश रेखाओं की लंबाई और इनके मध्य की दूरी की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धीरे धीरे उनकी लंबाई में कमी होती जाती है। लंबाई और दूरी में आधार पर देखा जाए अक्षांश की, तो अक्षांश जो रेखाएं हैं इनकी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे तो अक्षांशों की जो लंबाई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वो हमेशा ही 111 किलोमीटर रहेगी। वो प्रत्येक अक्षांश के मध्य क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ऐसी स्थिति में लंबाई और दूरी के आधार पर देखा जाए तो अक्षांशों में लंबाई में कोई डिफरेंट नहीं होता है, दूरी में कोई डिफरेंट नहीं होता है। प्रत्येक अक्षांश के मध्य की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर समान होती है। लेकिन बात अगर लंबाई की आती है तो हमने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लंबाई होती है जो 12,757 किलोमीटर है, और सबसे कम कहाँ पे होती है, ध्रुवों के ऊपर होती है जो 12,713 किलोमीटर है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं देशांतरों की, देशांतरों की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से मानचित्र पर जो काल्पनिक रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर या आडी रेखा के रूप में खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर जो रेखाएं हैं इनकी अगर हम बात करते हैं तो देशांतर रेखाएं हैं वो मानचित्र के ऊपर से नीचे की ओर यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाओं की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो देशांतर रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो उपयोग क्या है, इनका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कि देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी भी देश के समय का निर्धारण किया जाता है। यानी कि समय के निर्धारण में जिन रेखाओं को काम में लिया जाता है वो रेखाएं कौन सी हैं, वो रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे देशांतर रेखाओं की, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो संपूर्ण पृथ्वी को बराबर 2 भागों में पूर्व एवं पश्चिम की तरफ बराबर 2 भागों में, इसका पूर्वी भाग है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और इसका जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। यानी कि जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को, जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को जिसे भूमध्य रेखा बराबर 2 भागों में बांटती है, उसी प्रकार से अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो ये संपूर्ण पृथ्वी को पूर्व एवं पश्चिम में बराबर 2 भागों में बांटती है। हालांकि अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, लेकिन बात अगर देशांतर रेखाओं की आती है तो प्रत्येक देशांतर है वो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्ध में। 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखाओं की प्रमुख विशेषताओं, देशांतरों की प्रमुख विशेषता, पहली विशेषता है इनकी गणना वही डिग्री, मिनट और सेकंड में की जाती है। जिस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की गणना डिग्री, मिनट व सेकंड में की जाती है, डिग्री, मिनट व सेकंड में की जाती है, उसी प्रकार से जो देशांतर रेखा है इनकी गणना भी डिग्री, मिनट व सेकंड में की जाती है। दूसरी बात है देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर देशांतर जो रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, यहाँ पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। किसकी दूरी? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, जो देशांतर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। सभी देशांतर ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में देशांतरों की ध्रुवों पर जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। जबकि अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? अधिकतम दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पर होती है और वो 111.3 किलोमीटर होती है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो प्रत्येक अक्षांश के मध्य की दूरी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन देशांतरों में ऐसा
ऐसा नहीं होता। देशांतरों में अधिकतर जो दूरी होती है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी, वो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे भूमध्य रेखा से, वैसे वैसे सभी जो देशांतर रेखाएं हैं वो आपस में मिलती जाती हैं और ध्रुवों पर सभी रेखाएं एक जगह मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति में इनकी ध्रुवों पर जो अधिकतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। अब दूसरी हम बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा भी कहा जाता है? इस देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो देशांतर रेखा है ये इंग्लैंड की जो राजधानी लंदन है, उस लंदन के अंदर एक विज्ञान प्रयोगशाला है ग्रीनविच नाम से, वो शहर भी ग्रीनविच शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ से होकर इस रेखा के गुजरने के कारण, यानी कि वहाँ से इस रेखा को काल्पनिक रेखा को माना गया है, इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और प्रधान यामोत्तर रेखा इसे कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व के किसी भी देश की समय की जो गणना का आधार होता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा ही होती है। विश्व के किसी भी देश के समय की अगर तुलना की जाती है तो वो कौन सी रेखा के आधार पर की जाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर की जाती है, जिस कारण इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक जो देशांतर है, इस देशांतर का महत्व क्या होता है? किसी भी देश के समय की गणना करना। किसी भी देश के समय की गणना करना किसका आधार होता है? देशांतर रेखाओं का आधार होता है। अब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो विश्व मानचित्र पर हम देखेंगे तो बिल्कुल मध्य से जो देशांतर गुजरती है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। कौन सी देशांतर रेखा कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसके पूर्व की तरफ कुल देशांतरों की संख्या 180 है, इसके पश्चिम की तरफ कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 180 है। इस प्रकार से विश्व में कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। यानी कि जिस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, कुल अक्षांशों की संख्या 179 थी, उसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। विश्व में कुल देशांतर रेखा कितनी है? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। अब बात हम कर रहे हैं समय की, इन रेखाओं का उपयोग समय के निर्धारण में किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, संपूर्ण जो पृथ्वी है, पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में, यानी कि पृथ्वी एक देशांतर का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब हम बात करें यहाँ पे पृथ्वी की कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या की अगर हम बात कर रहे थे तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 180 पूर्व की तरफ, 180 पश्चिम की तरफ, इस प्रकार से कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 4 मिनट का समय। ऐसी स्थिति में 360 देशांतरों को पार करने में सूर्य को, पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 360 को आपसे 4 से गुणा करेंगे तो 1440 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 1440 मिनट। ऐसी स्थिति में इस 1440 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो हम इसमें 60 का भाग देंगे, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 का भाग देंगे तो यहाँ पे घंटे आएंगे 24 घंटे। कितने आएंगे? 24 घंटे। इस प्रकार से यानी कि जो संपूर्ण विश्व है, इसको देशांतर के आधार पर कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? संपूर्ण विश्व को देशांतर के आधार पर 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24 समय जोन में विभाजित किया गया है।
24 समय जोन में विभाजित किया गया है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक जोन में, एक समय जोन के अंदर कितना जो देशांतरी अंतर है, तो 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। कुल देशांतर कितने हैं? 360 में 24 का आप भाग देंगे तो प्रत्येक जो जोन है उसमें कितने देशांतर हैं? 15 देशांतर। प्रत्येक जो जोन है उसमें समय के आधार पर, देशांतर के आधार पर कितना अंतर है, तो देशांतर के आधार पर कितना हो गया? 15 देशांतर। और एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय। ऐसी स्थिति में 15 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 60 मिनट। यानी कि प्रत्येक जो जोन है उसके मध्य 1 घंटा या 60 मिनट का अंतर है। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 2 गतियां करती है, एक वार्षिक गति और एक दैनिक गति। वार्षिक गति, दैनिक गति, यानी कि दैनिक गति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होगा उसकी तरफ क्या होगा? दिन होगा। तो यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 1440 मिनट, यानी कि कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो कौन सी दिशा में लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन सी दिशा में चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। तो पृथ्वी यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करेगी तो पृथ्वी का आधा भाग हमेशा किसकी तरफ रहेगा? सूर्य की तरफ रहेगा। तो उस साइड में तो क्या रहेगा? दिन। इसके पीछे वाला भाग जो सूर्य से विपरीत दिशा में होगा वहाँ पर क्या होगी? रात होगी। इस प्रकार से पृथ्वी पे 12 घंटे पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहाँ पर क्या होता है? दिन। और जो भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहाँ पर क्या होती है? रात होती है। इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी को यानी कि 24 समय जोन के अंदर विभाजित किया जाता है। और प्रत्येक समय जोन है उसके अंदर कितने देशांतरों का अंतर होता है? 15 देशांतरों का अंतर होता है। और प्रत्येक जो समय जोन है उसमें कितने मिनट का अंतर होता है? उसमें 30 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार सभी जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। इन 360 देशांतरों को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 1440 मिनट का समय लगता है, यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। और इन 24 घंटे की दूरी के आधार पर ही संपूर्ण विश्व है इसको कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? इसे 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। अब हम बात कर रहे थे देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की गणना किस में की जाती है? समय में की जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2 प्रधान या मध्य रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक 0 डिग्री देशांतर रेखा और दूसरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में आपको बताया जा चुका है कि किसी भी देश के जो समय की गणना का जो आधार होता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यह आपको बताया जा चुका है। अब हम बात करेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। इस पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। इसके आधार पर कौन से समय का निर्धारण किया जाता है? भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इस रेखा के आधार पर भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। ये रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? इस रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये रेखा भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसका नाम है इलाहाबाद। कौन सा जिला है? इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद जिले की एक तहसील है जिस तहसील का नाम है मिर्ज़ापुर तहसील। और मिर्ज़ापुर तहसील का एक छोटा सा गांव है, मिर्ज़ापुर तहसील का एक छोटा सा गांव है और उस गांव का नाम है नैनी। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको नैना बोलते हैं ना, तो ये छोटा सा गांव है, इसका नाम है नैनी। और इस नैनी गांव से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिससे हमारे देश के समय का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नैनी से जुड़ी कुछ यादें, 1911 के अंदर, 1911 में भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन का जो संचालन है, भारत में सर्वप्रथम जो वायु परिवहन है इसका संचालन किया गया था, वो कब किया गया था? 1911 में किया गया था। और कहाँ से कहाँ के मध्य किया गया था? इलाहाबाद टू नैनी, इलाहाबाद से नैनी के मध्य
1911 में सर्वप्रथम वायु परिवहन का संचालन भारत में किया गया था और मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारतीय जो मानक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो ये जो देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिन 5 राज्यों से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, इन 5 राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये गुजरती है। इनमें भी देखो 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां से भारत में कर्क रेखा भी गुजरती है और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भी गुजरती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारतीय समय की, तो भारतीय समय है वो ग्रीनविच टाइम है। इस ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि IST इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर जो भारतीय समय की गणना की जाती है यह है GMT, यानी कि ग्रीनविच मध्य टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे है। किस प्रकार से आगे है, जैसे मान लीजिए कि ये विश्व मानचित्र है। विश्व मानचित्र की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जो समय का निर्धारण है वो यहाँ से किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर। ठीक है, यहाँ से गुजरती कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, इसी रेखा को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ के मध्य की दूरी में 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि भारतीय समय है वो इससे 5.5 घंटा आगे है। क्योंकि किसी भी देशांतर रेखा से अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे, किसी भी अक्षांश रेखा से हम पूर्व की ओर जाएंगे तो उसमें जो समय होता है वो क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तथा किसी भी जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा से हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब समय है 12 बज रहे हैं, भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हम यहाँ से किसकी तरफ जाएंगे, ग्रीनविच रेखा की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ जाएंगे। और 5.5 घंटे का अंतर क्यों रहा है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इन दोनों के मध्य जो देशांतरीय अंतर है, ये देशांतरीय अंतर कितना है, 82.5 डिग्री का है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितने मिनट का समय लगता है, एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। ऐसी स्थिति में हम 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 329 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे तो 300 के अंदर 5 घंटे हो जाएंगे, तो 5 घंटे 29 मिनट और 20 सेकंड का जो दूरी है, यानी कि इन दोनों के मध्य अंतर पाया जाता है, यानी कि लगभग 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हम समय माइनस करेंगे, तो जिस समय दोपहर के 12 हमारे देश भारत में बज रहे होते हैं उस समय ग्रीनविच रेखा या इंग्लैंड की राजधानी लंदन की अगर हम बात करते हैं वहाँ का समय क्या होगा, 12 में से हम माइनस करेंगे 5.5 माइनस करेंगे तो वहाँ का समय होगा वो 6:30 बजे। और वो जो 6:30 बजेंगे वो कब के बजेंगे, सुबह के बजेंगे। इस प्रकार जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं की जो गणना है वो किसके लिए की जाती है, समय के लिए की जाती है। इसके अलावा देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 है। इनमें भी जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उस 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। 180 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि विश्व मानचित्र के ऊपर जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, क्योंकि हम मानचित्र पर केवल इसके तिर्यक पृष्ठ को ही देख पाते हैं, चौथा पृष्ठ वो नहीं देख पाते, पृथ्वी का जो संपूर्ण गोलाई वाला भाग है वो हम यहाँ पे नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति में आप विश्व मानचित्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि विश्व मानचित्र के ऊपर दोनों तरफ प्रशांत महासागर है वो पाया जाता है, जबकि प्रशांत महासागर तो एक है। तो प्रशांत महासागर दोनों तरफ पाया जाता है। इसका यही कारण है कि हम जो संपूर्ण पृथ्वी का वक्र पृष्ठ है यानी कि गोलाकार जो रूप है वो हम मानचित्र के ऊपर नहीं दर्शा पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम तिर्यक पृष्ठ के रूप में दर्शाते हैं। तो
प्रशांत महासागर है ये संपूर्ण पृथ्वी पर दोनों तरफ पे पाया जाता है, जबकि प्रशांत महासागर एक ही होता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। अगर हम इस मानचित्र को फोल्ड करेंगे तो ये दोनों देशांतर क्या होते हैं, एक जगह आकर मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। 24 दिसंबर 1984 को न्यूयॉर्क में एक संगोष्ठी हुई थी और उस संगोष्ठी के अंदर जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दिया गया। इसे कौन सी रेखा घोषित कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेखा का मान यानी कि कौन सी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। उसमें आपके जो ऑप्शन आएंगे उसमें पहला ऑप्शन आएगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दूसरा ऑप्शन आएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, तीसरा ऑप्शन आएगा उपयुक्त दोनों और या उपयुक्त में से कोई नहीं, और चौथा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 180 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पर आपको जो आंसर करना है वो करना है 180 डिग्री देशांतर, क्योंकि 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर इनको क्या माना गया है, कॉमन माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो एक दिन में कमी हो जाएगी और बाईं ओर जाएंगे तो एक दिन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा या किसी भी रेखा से हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, समय जोड़ा जाएगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में क्या होगी, समय को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। इस प्रकार अक्षांश और जो देशांतर है इनके बारे में हमने अध्ययन किया। हमारा जो NDC EDU जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।